देखिए आज आपका ट्रैक्टर है परिवहन, और उस परिवहन में आपके दो परिवहन हो चुके हैं। एक सड़क परिवहन हो चुका है और दूसरा जल परिवहन। दो परिवहन के बाद आज आपका तीसरा वायु परिवहन है। और इस वायु परिवहन में आप देखेंगे कि ये आधुनिक और तीव्रगामी साधन है। और उसके साथ साथ सर्वप्रथम जो इसका विकास शुरू हुआ है 1911 से हुआ है। ये पहला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1911 से इलाहाबाद से नैनी के बीच में प्रथम वायुयान का संचालन हुआ था और ये डाक के रूप में हुआ था, डाक पहुंचाई गई थी। और फिर इसके बाद 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी बनाई गई। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी 1934 में बनाई गई। पूरे वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1953 में। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये हो गया कि उसको देश से मान्यता प्राप्त हो गई और उसकी दो शाखाएं हो गई। दो शाखाओं में पहली जो शाखा है वो इंडियन एयरलाइंस है, तो इंडियन एयरलाइंस है, और दूसरी शाखा एयर इंडिया इंटरनेशनल है। तो जो इंटरनेशनल है वो भारत और विश्व के जो देश हैं उससे उसका संबंध होता है। और इंडियन एयरलाइंस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उड़ान भरती है और पड़ोसी देशों के साथ भी परिवहन करती है। तो आंतरिक एवं पड़ोसी देशों का जो परिवहन है वो इंडियन एयरलाइंस के माध्यम से होता है। और एयर इंडिया इंटरनेशनल जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय देशों का वायु परिवहन है और इसमें 3 कंपनियां सम्मिलित हैं। जैसे यहाँ पे इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है इंडियन एयरलाइंस का, एयर इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो है 1 अगस्त 1953। अब यहाँ आप देखेंगे कि एयर इंडिया, इसमें 3 कंपनियां हो गई हैं। एयर इंडिया, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स और निजी वायु विमान सेवाएं, जिसमें यहाँ पे 2 का उल्लेख किया गया है, एक एयर इंडिया का और दूसरा पवन हंस का। निजी क्षेत्र में तमाम कंपनियां हैं, उसकी चर्चा यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं की गई है। तो अब एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 अगस्त 1953 में हुआ और कहाँ कहाँ के मार्गों पर संचालन होता है उसके बारे में बताया गया है। तो पहला संचालन इसमें दिखाया गया है मुंबई, काहिरा, रोम, जिनेवा, पेरिस, लंदन। एक मार्ग ये है जो कि मुख्य रूप से आप ये देखते हैं कि इसमें यूरोपीय कंट्रीज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा है दिल्ली, अमृतसर, काबुल, मॉस्को। तीसरा मार्ग है कोलकाता, सिंगापुर, सिडनी, पर्थ। और चौथा है मुंबई, कोलकाता, रोम, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इन मार्गों पर ये कंपनियां उड़ान भरती हैं एयर इंडिया की, मुख्य रूप से 4 मार्गों पर। ये इसका जो स्टेशन है बीच के वो इसमें लिखे गए हैं। इसके बाद फिर आप आते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा गया पवन हंस हेलीकॉप्टर्स। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की स्थापना 1985 में हुई। इसका पूर्व नाम है हेलीकॉप्टर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी जो मुख्य रूप से स्थापना की गई थी वो खनिज तेलों के अन्वेषण के लिए की गई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आवेग निगम को अन्वेषण संबंधी कार्य के लिए की गई थी। लेकिन धीरे धीरे ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई पवन हंस हेलीकॉप्टर्स। और वर्तमान में भारत के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पे मानव पहुंच आसानी से नहीं हो पाती है, उन क्षेत्रों में ये कार्य कर रही है। और इसे महत्वपूर्ण रूप से एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है देश की सुरक्षा और संरक्षा के लिए, ISO 9001-2000 मानक प्रदान किया गया है। और इसके पास 50 से अधिक हेलीकॉप्टरों का एक संतुलित बेड़ा है। इसके बाद कुछ योजनाएं यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे उड़ान योजना। तो उड़ान योजना का एक नारा दिया गया था, 21 अक्टूबर 2016 से योजना शुरू हुई है। इसका एक नारा दिया गया था, उड़े देश का आम नागरिक। मतलब देश के आम नागरिकों को वायुयान सेवा से जोड़ने के लिए सस्ती दर पर ये योजना चलाई गई है
इसका उद्देश्य क्षेत्रीय उड्डयन बाजार विकसित करने के लिए क्षेत्रीय वायु संपर्क को बेहतर बनाना और हर जिले में स्टेशन को बनाना, जिससे यह सुविधा आसान हो जाए नागरिकों के लिए। और देश में स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बार नागर विमानन नीति 2016 में बनाई गई है, जिसके कुछ गाइडलाइन हैं जिसका पालन ये कंपनियां करती हैं। अब अगला पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 25 है। 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब ये 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में एक दो नाम इसमें से आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे पहला लिखा गया है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर में। इसको आप जानते ही हैं, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। इसके बाद फिर गोपीनाथ बारदोलोई ये गुवाहाटी में है, सम्मिलित। फिर इंदिरा गांधी नई दिल्ली में। दाबोलिम जो है इसमें पक्षी अभयारण्य में भी आपको बताया जाता है, गोवा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। कैंपेगौड़ा ये भी अभयारण्य के रूप में पूछा जाता है परीक्षाओं में। कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में है। मंगलौर जान ही रहे हैं, मंगलौर में है। कोचीन में केरल में। कालीकट कोझिकोड या केरल। त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम। देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन भी है, दोनों मुंबई में है। फिर अगला है बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर, ये भी महाराष्ट्र में है और ये भी महाराष्ट्र में है। फिर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पंजाब के अमृतसर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। अन्ना हजारे का नाम आपने सुना होगा, उनके नाम पर ये स्टेशन है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। और बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है और उसका आनुषंगिक नगर है जलपाईगुड़ी। इसके बाद फिर विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापत्तनम। तो इस तरह से परिवहन वाले चैप्टर में भारत से आपका तीनों परिवहन समाप्त हुआ, जिसमें सड़क परिवहन था और इसके बाद आपने जल परिवहन को देखा, इसके बाद वायु परिवहन। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है कुछ उसको देखते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कोचीन, कांडला, तूतीकोरिन, पारादीप। मुक्त व्यापार क्षेत्र इसमें कांडला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नौगम्य नदी नहीं है, जिसमें नाव नहीं चल सकती? नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, चेनाब। इसका उत्तर चेनाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, देश का सबसे गहरा बंदरगाह, इसको आप जानते हैं विशाखापत्तनम है। निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटान अथवा मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है? इसका उत्तर दाहेज बंदरगाह है। फिर भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? इसका उत्तर कोचीन है। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोझिकोड बंदरगाह केरल में स्थित है। एक यात्री कांडला, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप जाना चाहता है, उसे निम्न राज्यों में से किस राज्य में नहीं जाना है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल
उड़ीसा। तो इसमें केरल का कोई बंदरगाह नहीं है, जैसे कांडला है, तूतीकोरिन है, विशाखापत्तनम है, पारादीप है। तो इसमें केरल का कोई बंदरगाह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला पत्तन है, ये सही बात है। कांडला खंभात की खाड़ी में अवस्थित है, ये गलत बात है। इस नाते गलत बात पता चल गई। इसके बाद भी कोलकाता हुगली नदी पर अंतर्देशीय पत्तन है, ये बात सही है। और चेन्नई की कृत्रिम गोदी है, ये भी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह का विकास जिन दो बंदरगाहों के भार को कम करने के लिए किया गया है, उसमें उत्तर में कोलकाता और दक्षिण में विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय महामार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश है। कोचीन बंदरगाह स्थित कहाँ है? किस तट पर है? कोंकण तट पर है कि मालाबार तट पर है, उत्तरी सरकार तट पर है, कोरोमंडल तट पर है? तो कोचीन जो है वो मालाबार तट पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कांडला, पारादीप, चेन्नई, मुंबई। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? इसका उत्तर विशाखापत्तनम है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? तो इसमें भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। देश में सभी प्रकार के सड़क मार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। और रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र, रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र, इसमें ऑप्शन में उत्तर, पश्चिम, पूर्वी, मध्य। तो इसका उत्तर उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्र लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आप जानते हैं जिन जोन आपको बताया गया, भारतीय रेल को 18 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। कोंकण रेलवे मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट से होकर के गुजरेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो इसका उत्तर मुंबई बंदरगाह है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलों द्वारा सबसे अधिक माल परिवहन किस चीज का होता है? तो सबसे ज्यादा माल परिवहन कोयले का होता है। मालगाड़ियाँ कोयला ढोते ही थक जाती हैं। आप ये जानते हैं कि एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा कोयला लगता है, जिससे बिजली प्राप्त होती है। और सभी जितनी बिजली आपको प्राप्त हो रही है देश में, उसका 60% से अधिक ताप विद्युत ही है। इस नाते उनका मुख्य कार्य क्या है? कोयले को ढोना। अगला क्वेश्चन है, एन्नौर बंदरगाह, इसको कामराज कहा गया है, का विकास किस बंदरगाह को के बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए किया गया है? ये भी प्रश्न आपको बताया गया था। चेन्नई के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? आप जानते हैं कि पारादीप उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल में चालू किया गया है? तो इसका उत्तर आंध्र प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का वार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो कल आपको इसमें बताया गया था, अलंग है। अलंग, कांडला, पोरबंदर, ओखा, 4 ऑप्शन हैं, जिसमें अलंग की चर्चा कल की गई थी। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? कोचीन, पारादीप, न्यू मंगलौर, दाहेज। तो दाहेज जो है अप्रमुख हो जाएगा।
फिर इसके बाद यहाँ पे सूची दी गई है, सूची का मिलान करना है और उस सूची के मिलान में नगर है और हवाई अड्डा है। नगर जो दिया गया है उसमें लखनऊ है, वाराणसी है, कानपुर है, आगरा है। हवाई अड्डा है बाबतपुर, खेरिया, अमौसी, चकेरी। तो इसमें जो मिलान आप करेंगे, लखनऊ का मिलान किससे कर देंगे? अमौसी से कर देंगे, क्योंकि वहाँ मौसी मिल जाएंगी। इसके बाद फिर वाराणसी का मिलान बाबतपुर से कर देंगे, फिर कानपुर चकेरी से कर देंगे और आगरा का संबंध खेरिया से कर देंगे। खेरिया तो मान लीजिए नया नाम मिल गया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस महाभाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये तो कल आपको बताया गया, 5 जलमार्ग पढ़ा दिए गए, बता दिए गए, उसका कार्य है, आप अपने दिमाग में रख लीजिए। इसका उत्तर इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है मड़गांव को, उडुपी को, रत्नागिरी को, बेलगाम को नहीं जोड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? इसका उत्तर चेन्नई है। कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? 4 बंदरगाहों का नाम इसमें दिया गया है, प्राकृतिक आपको छांटना है। तो चेन्नई है, कोची है, तूतीकोरिन है, विशाखापत्तनम है। तो कोची और विशाखापत्तनम यह प्राकृतिक बंदरगाह है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो राम सेतु धनुषकोडी से शुरू होता है। देश में कुल यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा कितना है? पहले ही दिन पहले ही लाइनें आपकी लिखी गई थी कि कितना प्रतिशत किसका बनता है। सड़क यातायात में 100% कि 80% कि 60%, 40%। सड़क में 80% इसमें लिखा गया था। इसके बाद फिर अगला है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है स्थित वो बड़ौदा में है। फिर इसमें जो रेल की पटरियां हैं, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, मध्यम लाइन, उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग आगरा होकर के रहेगा कि झांसी होकर रहेगा कि इलाहाबाद होकर रहेगा कि दिल्ली होकर रहेगा? तो कोई व्यक्ति अगर गोरखपुर से मुंबई जा रहा है तो दिल्ली क्या करने के लिए पश्चिम जाएगा, और झांसी फिर क्या करने के लिए दक्षिण पश्चिम जाएगा, और वही हाल है आगरा का क्या करने के लिए जाएगा? इस नाते वो जाएगा इलाहाबाद। तो इस नाते गोरखपुर से आजमगढ़, आजमगढ़ से इलाहाबाद जाएगा, इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ लेगा, पहुंच जाएगा बम्बई। तो ऐसी स्थिति में वो रेल मार्ग उसका इलाहाबाद होकर के सही है। कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा में है, गलत है। पारादीप पश्चिम बंगाल में है, गलत है। मार्म गोवा कर्नाटक में है, गलत है। कांदला गुजरात में है, सही है। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उपयोग में होता है? साल की लकड़ी का उपयोग किसमें होता है? तो इसमें रेलवे स्लीपर बनाने में। साली नहीं, साल है। साल की लकड़ी का उपयोग होता है रेलवे स्लीपर बनाने में। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, मर्म गोवा पत्तन स्थित है? तो मर्म गोवा पत्तन गोवा में स्थित है, आप जानते ही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की पहले रेलवे लाइन। तो ये तो बहुत बार आपसे पूछा गया, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। फिर कौन सुमेलित नहीं है? कोचीन प्राकृतिक बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन, कांडला ज्वारी पत्तन, चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन। यही गलत है, चेन्नई नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? विशाखापत्तनम होना चाहिए। कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से एक को सर्वाधिक लाभ होगा? 4 राज्यों को दिया गया है। हालांकि कोंकण रेलवे में जब आपको बताया गया था तो उसमें बताया गया कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। यहाँ लाभ में जब आप लिखने लगेंगे तो उसमें केरल जोड़ लेंगे। तो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, अगर लाभ पूछा जाएगा तो आप उसको जोड़ लेंगे।
लेकिन केरल में है नहीं वो, लेकिन लाभ मिल जाएगा। कहीं से जो तटवर्ती क्षेत्र या जिला होता है उसको इसका लाभ मिल जाता है। जैसे मान लीजिए नहर प्रवाहित हो रही है, तो नहर तो है अम्बेडकर नगर जिले में, लेकिन इसकी कुछ शाखाएं बगल में आपके आजमगढ़ भी जिले के कुछ गांव है, तो वहां भी लाभ मिल जा रहा है, लेकिन ये जा रही है मुख्य रूप से अम्बेडकर नगर से। तो इस तरह से इसमें कुछ है। फिर आगे आप देखेंगे कि कोंकण रेलवे के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला लिखा गया है इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, सही है। एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिम घाट को पार करते हुए गुजरता है, ये भी सही है। जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसे सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया, ये भी सही है। यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल राज्य से गुजरती है, यही कथन गलत हो जाता है। कहीं से गुजरने में 3 ही राज्य हैं, लाभ में 4 हैं। तमाम तरह के प्रश्न इस तरह बनते हैं, तमाम तरह की योजनाओं में, बांधों में आपने पढ़ा है कि वो 2-3 राज्यों से ही संबंधित होते हैं, लेकिन लाभ में कई राज्य हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? उस दिन आपने पढ़ा था महाराष्ट्र, इसका उत्तर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो सबसे बड़ा पोत प्रांगण कोच्चि में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर है? तो कच्छ की खाड़ी पर कांडला है। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, मड़ुआडीह में बनाए जाते हैं। पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है, इसका उत्तर कांडला है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं किस स्थान पे? मर्मगोवा, बालेश्वर, कोवलम, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में मिलेंगे 3 अर्धचंद्राकार, क्योंकि वहां पे बंगाल की खाड़ी भी है और हिंद महासागर भी है, अरब सागर भी है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर कोचीन है। फिर यहाँ देखिए मुख्यालय आपसे पूछे गए हैं, उस मुख्यालय को आपका मिलान है, तो इसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर। तो यही दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर जो है यही अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ये समुद्र तट का है, ये इसी नाते अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? इसका उत्तर अमृतसर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई 167 किलोमीटर है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? हाजीपुर कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। इसके बाद में कौन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? चेन्नई, पारादीप, कांडला, तूतीकोरिन। कांडला नहीं है। कौन पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? दमन, जंजीरा, रत्नागिरी, कारिकल। तो कारिकल नहीं है, कराईकल या कारिकल। फिर अगला क्वेश्चन है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा? कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन चेन्नई के निकट विकसित हो रहा है। कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? इसमें काकीनाडा इसका उत्तर हो जाएगा। सुमेल करना है कांडला, न्हावा सेवा, पारादीप, तूतीकोरिन। सुमेल जब आप करेंगे तो यहाँ पे कांडला गुजरात में हो जाएगा, न्हावा सेवा महाराष्ट्र में हो जाएगा, पारादीप उड़ीसा में हो जाएगा और तूतीकोरिन तमिलनाडु में हो जाएगा। फिर इसी तरह से कुछ शिपयार्ड हैं, जहाज बनाने के कारखाने हैं, उनका राज्यों के साथ सुमेल स्थापित करना है। जैसे गार्डन रीच हिंदुस्तान शिपयार्ड, मझगांव डॉक्स, कोचीन शिपयार्ड। तो इसमें गार्डन रीच का संबंध पश्चिम बंगाल से है।
हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, मझगांव महाराष्ट्र, कोचीन केरल। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद है। निम्नलिखित में से कौन सा वाह्यपत्तन का उदाहरण है? वाह्यपत्तन पोरबंदर, पणजी, हल्दिया, विशाखापत्तनम, इसमें हल्दिया हो जाएगा। फिर बंदरगाह और राज्य दिया गया है, अलेप्पी है, एन्नौर है, पारादीप है, काकीनाडा है। काकीनाडा। अलेप्पी का संबंध केरल से है, एन्नौर का संबंध तमिलनाडु से है, पारादीप का संबंध उड़ीसा से है और काकीनाडा का संबंध आंध्र प्रदेश से है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसमें तो ऑप्शन दिया है 1, 2, 8, 7, तो इसके आधार पर 7 है। भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? ये तो हो गया महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। कौन राज्य रेल सेवा से वंचित है? त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इस हालांकि अब वहाँ भी कुछ कार्य चल रहा है, लेकिन उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था तो लगभग 9 साल पहले की बात है। सिक्किम इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब इसमें अब अंतर हो गया है। ये पुराने समय का प्रश्न है और पूछा गया है 13 में, सिक्किम उस समय इसका उत्तर बन गया था। फिर कोंकण रेलवे जोड़ता है, इसमें आप मुंबई से पुणे हो जाएगा। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? इसका उत्तर बनिहाल है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है। फिर किस रेलखंड पर प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई? रेवाड़ी रोहतक खंड पर। तो इस तरह से तमाम प्रश्न आपको इसमें बताए गए और इस पर आप अभ्यास करिए। जितना प्रश्न आपको दिया गया वो सभी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त है, उससे अधिक प्रश्न नहीं कुछ रहेगा। तो इसको देखने के लिए, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे कल दूसरा चैप्टर बताया जाएगा।